अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। न्यूरो लीडरशिप के इस कोर्स में हम एरोमा थेरेपी के बाद अब आए हैं न्यूट्रिशन की तरफ और हम ये देखना जा रहे हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें फ़िट रखने के लिए। और अगर एक लीडर फिट नहीं होगा तो वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने पहले ये डिस्कस किया कि हमें अपने आप को फिट रखने के लिए दवाइयों की बजाय फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसमें हमने एक रेफरेंस दिया था डॉक्टर विलियम ली का। डॉक्टर विलियम ली स्टैनफोर्ड के फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल वाले डॉक्टर, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फूड एज मेडिसन। और इस किताब के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और इस पर नया फील्ड है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। उनकी किताब में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड की हैं, क्योंकि हम ये तो देखेंगे ही कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और ये हमारी डिसीजन मेकिंग में कैसे हमें आसानी देता है। तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा तो हमारे दिमाग के कई काम सही तरीके से नहीं चलेंगे। इस पर तो हम आगे बहुत ज़्यादा बहस करेंगे, क्योंकि न्यूरो लीडर का दिमाग जो है वो हर तरफ से और उसकी बॉडी एंड माइंड दोनों बेहतरीन होने चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसका जो प्रोग्रामिंग मटेरियल होता है उसे डीएनए कहा जाता है। अगर मुश्किल अल्फाज में देखा जाए तो इसे डी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, लेकिन आसान अल्फाज में मैं ये बता दूं कि ये हमारा कोड है। जैसे कंप्यूटर में आप किसी चीज़ का कोड लिखते हैं, किसी रोबोट का कोड लिखते हैं तो वो रोबोट बिल्कुल वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जो जिंदा चीज़ें हैं उनका कोड डीएनए है। तो डीएनए एक्चुअली हमारी ज़िंदगी के बारे में उसकी जो सीक्वेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो हमारी जो कलर होगा आँखों का, हमारे बाल कब उड़ेंगे, हम हमारा कद कैसा होगा, ये सारी चीज़ें, आदत, ये सारी चीज़ें और बिहेवियर भी कहीं ना कहीं डीएनए से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इंसान पैदा होता है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका डीएनए चेंज हो सकता है। इसे कहा जाता है, जब डीएनए चेंज होता है तो उसे कहते हैं म्यूटेशन होगी। तो सपोज़ आपकी आँखों का रंग काला होना चाहिए और जब आप जवानी में गए तो वो डीएनए का वो हिस्सा, वो प्रोटीन चेंज हो गई, तो हो सकता है कि आपकी आँखों का रंग सब्ज़ हो जाए। इसी तरीके से जब आपके बाल ख़त्म होते हैं तो ये भी डीएनए में चेंज की अलामत नज़र आते हैं। तो हमारी बॉडी में डीएनए जैसे जैसे चेंज होता है, म्यूटेशंस आती हैं। म्यूटेशन का मतलब हमारे प्रोग्राम में मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें कई डिजीज़, कई बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, डीएनए जो है उसमें जो चेंजेस होती हैं, अब एक तो इनहेरिटेड डीएनए है जो हमें वालिदैन से मिला। अगर वालिदैन को शुगर है तो बहुत चांसेस है कि हमें भी शुगर मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता हो सकती है। तो ये चीज़ विरासत में हम तक आ रही है। लेकिन डीएनए को चेंज एनवायरनमेंट भी कर सकती है, आपके आब हवा भी कर सकती है। सपोज़ आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से आपका एक्सपोजर हो गया बहुत ज़्यादा, वो आपके डीएनए को चेंज कर देगी। खला में जाना क्यों मुश्किल है? इसी वजह से कि वहाँ पर जो कॉस्मिक रेडिएशंस आती हैं वो आपके डीएनए को चेंज कर देती हैं, और जब डीएनए चेंज होता है तो आपको बीमारियाँ हो जाती हैं। उन बीमारियों में एक बीमारी कैंसर भी है। उसके साथ साथ सोमेटिक म्यूटेशंस होती हैं जो कि ऐसे सेल्स में हो सकती हैं, चेंज ला सकती हैं, जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स आगे नहीं जाते, अगली औलाद में तो ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन इन सेल्स में अगर चेंज आना शुरू हो जाए और ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे तो ट्यूमर के तौर पर, कैंसर के तौर पर सामने आ जाते हैं। और फिर हमारे पास जर्म लाइन म्यूटेशंस होती हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में पैदा होती हैं, यानी वो फिर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जा सकती हैं। जिस तरह सिकल डिजीज़ एक होती है जिसमें आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनकी शक्ल बदल जाती है, वो राउंड से सी टाइप के हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, तो वो आगे ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे हमारा प्रोग्रामिंग मटेरियल चेंज होता रहता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। अब जब डीएनए चेंज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हम बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। लेकिन डीएनए की चेंजेस को रोकने के लिए कहा जाता है कि आप बहुत से
फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं वो कोशिश करती हैं कि इस चेंज को रोक सकें या इसे स्लो कर सकें। तो समझ लें कि आपका डीएनए नीचे है और ऊपर से मिसाइल आके ठा ठा गिर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो भी आप खाएंगे ये उन मिसाइलों को मार करना शुरू कर देंगे, उन मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारे मिसाइल उड़ा नहीं सकते और कुछ मिसाइल आकर हमारे डीएनए पर लगते हैं और वो हमारे डीएनए को बदल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एंटीऑक्सीडेंट हम जितने भी खाएं वो ये तो है कि हम ज़्यादा अरसे तक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सब्जियां, फ्रूट और जिन चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वो हमारे डीएनए की डिस्ट्रक्शन को स्लो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। डीएनए ने डिस्ट्रॉय होना ही होना, म्यूटेट, चेंज होना ही होना है। तो अगर मेरा डीएनए इस वक्त चेंज हो चुका है और उसमें सिग्नेचर हैं एक बीमारी के, तो मेरे लिए तो फिर गेम ओवर होगी, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ पर डॉक्टर विलियम ली की रिसर्च आती है, क्योंकि डॉक्टर विलियम ली ये कहते हैं कि एक फ्रूट, अभी तक जो उनकी रिसर्च है ऐसा है जो कि आपके डीएनए में जो मिसाइल आके लगे हैं, चेंज हो गई है, म्यूटेशन हो गई है, उसको 66% वापस ला सकता है। आपके डीएनए को जो खराब हो चुका है उसको दोबारा ठीक कर सकता। ये ताकत अभी तक उनके नज़दीक, उनकी किताब के नज़दीक किसी और चीज़ में नज़र नहीं आई। है ना हैरानी की बात, और कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और ये फ्रूट है कीवी। मैं पिछले 6 महीने से, अब तो कीवी आना बंद हुए हैं इसलिए आजकल तो मैं नहीं ले पा रहा, लेकिन पिछले 6 महीने से कीवी खा रहा हूँ। और कीवी खाना बहुत मुश्किल है। अगर आप 2 कीवी खाते हैं तो इनकी रिसर्च ये कहती है एक दिन के कि आप 60% अपना डीएनए रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उसे। और अगर आप 3 कीवी खाते हैं तो आप 66% अपना डीएनए रिकवर कर सकते हैं। अब कीवी, ये साइंटिफिक रिसर्च है तो इसके आगे पेपर्स भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो कीवी खाने से आपका डीएनए जो है वो जब म्यूटेशन उसकी ख़त्म होगी तो अब उस बीमारी के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इतनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन कीवी क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है तो मैं तो ये करता हूँ कि उसका शेक बना लेता हूँ, और उस शेक में कुछ और चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। आप चिया सीड्स डाल लें, आप फ्लैक्स सीड्स डाल दें, आप हल्की अगर शक्कर डालना चाहते हो उसको थोड़ा सा मीठा करने के, चीनी ना डालिएगा वरना फ़ायदा है कि अगर आपने चीनी पी ली तो फ़ायदा क्या। चीनी तो इन चीज़ों को, ट्यूमर्स को ज़्यादा तेज़ कर देती है, इनकी ग्रोथ को ज़्यादा तेज़ कर देती है, तो आपने चीनी यूज़ नहीं करनी। शहद हल्का सा यूज़ कर दें, रोज़ शहद खाना भी थोड़ा सा होता है। लेकिन ये वो फ्रूट है, अब मैं आपको यहाँ पर रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ, आप इन रिसर्च पेपर्स में देख सकते हैं जो कि आपको सेहतमंद रखते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो कि मैंने आपको दी और इसके पीछे रिसर्च भी बताई और पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरीके से आपको 30 साल के बाद तकरीबन हर बंदे को कीवी ज़रूर खाना चाहिए, कम से कम एक कीवी। कीवी वालों को चाहिए कि वो मुझसे कोई मुआहदा कर लें, मैं उनकी इतनी ज़्यादा सेल बढ़वा दूंगा। कीवी जो है, या मैं इसकी एजेंसी शायद ले लूँ, तो कीवी जो है वो एक कीवी तो आपको ज़रूर रोज़ खाना चाहिए, और हम अपनी फैमिली में इसी तरीके से करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फ्रूट्स हैं, मैं उनका बता देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहें। लेकिन कीवी पर ही ये वीडियो मेनली थी, और वो थी टमाटर। टमाटर जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा फ्रूट है जो कि कैंसर, दिमाग के लिए भी टमाटर बहुत अच्छा है और ये कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये उसकी जो रिस्क हैं उनको कम कर देता है। और उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सी कुछ ऐसे अज्जा होते हैं, वो अज्जा मुझे क्योंकि ऐनक ना होने की वजह से नज़र नहीं आ रहे, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन टमाटर जो है वो कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन आपको दे सकता है। इसी तरीके से जब टमाटर हम बाहर से लेकर आते हैं और खाना शुरू कर देते हैं तो बेहतर ये है कि टमाटर घर में हम केचप बनाएं, उसमें ऑलिव ऑयल डाल लें, उसमें टमाटर डाल दें, और इस किस्म की चीज़ों का रवाज हम डालें। हम ये जो बाहर से केचप वगैरह लेते हैं इनमें कलर होते हैं, और कलर पे मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ कि कलर, ये जो बच्चों में आपको ऑटिज़म और डिसलेक्सिया और इस किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं, हाइपर एक्टिविटी नज़र आती है, उसमें कलर का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर वो चीज़ें जो कि जामुनी रंग की होती हैं, चाहे वो जामुन हो, चाहे वो ब्लूबेरी हो, चाहे वो चुकंदर हो, ये वो चीज़ें होती हैं जिनमें
बहुत से ऐसे अज्जा होते हैं जो कि आपको कैंसर से बचा सकते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें एक ख़ास केमिकल होता है जिसे फ्लेवोनॉइड कहा जाता है। फ्लेवोनॉइड जहाँ मिले वो बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। फ्लेवोनॉइड अनार में भी होता है वैसे, और फ्लेवोनॉइड में चॉकलेट में भी होता है। चॉकलेट का भी जिक्र आएगा, लेकिन आप इस पर बहुत ज़्यादा मैंने और भी रिसर्च की हुई है, मैं उसको तफसील में किसी और जगह बताऊंगा। लेकिन इस कंटिन्यूटी में अगर आपको जामनी रंग की चीज़ें मिलती हैं तो जो जामनी रंग है ना, पिगमेंट है ना ये वाला, इसमें फ्लेवोनॉइड के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कैबेज भी होती है, गोभी भी होती है, तो आपको जहाँ पर ऐसी चीज़ें मिले तो उनको तो ज़रूरी खाया करें। आगे बेरीज़ के बारे में बताया गया कि इनमें एंथ्रोसियानिन होता है, और एंथ्रोसियानिन जो है वो कैंसर से प्रिवेंट करता है। अच्छा, जामुन में भी एंथ्रोसियानिन होता है, ये भी वो केमिकल है जो कि कैंसर से प्रिवेंट करता है। और उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है तो वाइट मशरूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये सारी रिसर्च बेस्ड चीज़ें, हो सकता है आपको डॉक्टर्स वगैरह ना बताएं, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिसर्च बेस्ड बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है कि एडिबल वाइट बटन मशरूम्स, नाम है बटन मशरूम्स, हैज़ बीटा ग्लूकॉन विच स्टार्व्स कैंसर सेल्स। तो कैंसर सेल्स को जो कह लें कि जो भूखा मार देते हैं वो ये मशरूम्स है, तो इन मशरूम्स को ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन टी बहुत अच्छी है, इस पर भी रिसर्च की गई है, और इसमें बताया गया है कि इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को लो करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और ब्लड सप्लाई जो है उसको भी कट करते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई से ट्यूमर जो है वो एनर्जी ले रहा होता है अपनी, तो इसलिए उसको बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ग्रीन टी ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से हमारे पास ब्रोकली है, गहरे रंग की सब्जियां हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। नट्स बहुत अच्छे होते हैं, ओमेगा 3 इनमें ज़्यादा होता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। इनको वैसे भी अपनी, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप अपनी सेहत के लिए अपनी लाइफ में लेकर आए। और डार्क चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाने के हमेशा ही ख़िलाफ़ था, लेकिन जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी तो पता चला कि जो गहरे रंग की चॉकलेट है, और अगर आप देखें ये जो चॉकलेट हमारे पास आती है ना, इसमें मीठा बहुत होता है। अगर आप कभी इम्पोर्टेड चॉकलेट देखें तो उनमें वो कड़वी होती हैं। वो कड़वी इसलिए होती हैं कि वो ज़्यादा नेचुरल चॉकलेट्स होती हैं, उनमें मीठा नहीं होता। तो आपको अगर डार्क चॉकलेट मिले तो वो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ वो ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि चॉकलेट की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हो जाता है। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं जो कि साइंस इसको बिल्कुल नहीं मानती। तो इसलिए अगर आप चॉकलेट खाते हैं, और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको इस पर रिसर्च करनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरी बातों पर फ़ौरन अंधाधुंध काम करना शुरू कर दें। आपको मैंने कहा कि आपके लिए बेहतर है कि कीवी जो है वो 30 साल के बाद बेहतर है। आप इस पर रिसर्च करें, रिसर्च करके ख़ुद देखें कि वाकई यार ये बेहतर है। इतना तो आपने तख्ती से सीख लिया कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है और रिसर्च कैसे करना है, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। डॉक्टर विलियम ली कहते हैं कि चाय में दूध नहीं डालना चाहिए, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो ये कहते हैं कि चाय में बायो एक्टिव केमिकल्स होते हैं। ये जो बायो एक्टिव केमिकल्स होते हैं, कैटेचन्स होते हैं, ये एब्जॉर्ब बाय द ब्लड हेल्प टू रिलैक्स। तो ये खून में एब्जॉर्ब होते हैं और उसकी वजह से हम रिलैक्स करते हैं। तो उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स को भी फाइट करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। लेकिन जब हम गाय का दूध चाय में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ माइक्रोस्कोपिक बबल्स बनते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं कैटेचिन्स, मैं उम्मीद है ये नाम से ही ले रहा हूँ, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते। तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम से बाईपास हो जाते हैं, और इसकी वजह से कैटेचिन जो है, क्योंकि वो जो बबल्स हैं उसमें फैटी सोप्स नुमा बबल्स में ट्रैप हो जाते हैं, और वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इसकी वजह से हम जब चाय में दूध डाल के पीते हैं तो उससे वो इफ़ेक्ट नहीं आता चाय का, जो कि चाय सिर्फ पत्ती वाली पीनी चाहिए। मुझे नहीं अच्छी लगती, ना मैं पीता हूँ। अगर आपने दूध डालना है तो इसमें नट्स का दूध होता है, मतलब बादाम का दूध होता है, आप वो डाल सकते हैं, सोया मिल्क डाल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही पी लें। कुछ अर्सा मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। तो ये आगे अब चलता रहेगा टॉपिक, लेकिन इसमें याद रखें कि अगर हमें कोई ऐसी बीमारी है या खुदा न खास्ता हमारी फैमिली में ऐसी बीमारी आ रही है
तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डाइट कोक नहीं पीनी चाहिए, डाइट कोई भी सोडा नहीं पीना चाहिए। मैंने देखा अभी रिसेंटली में एक जगह से होके आया, तो मेरे साथ जो मेरे एक उस्ताद ही सफ़र कर रहे थे, तो और जगह डाइट कोक मांग रहे थे। उस वक्त मैंने उनको नहीं रोका क्योंकि उनको मिल ही नहीं रही थी कहीं से। लेकिन अब मैंने उनको बताया है कि जी आपको डाइट कोक नहीं पीनी। डाइट कोक के बारे में तो बहुत मशहूर स्टडी आ चुकी है कि डाइट कोक में ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जो कि आपकी जो दिल है उसके और प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इनमें कैंसर होने के भी चांसेस हैं। गोया कि बहुत कम चांसेस हैं और उसकी स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन डाइट कोक बिल्कुल अच्छी नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ से तो वैसे ही हमें दूर रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोर्शन आगे अब भी चल रहा है, लेकिन वो अगली वीडियो में लाऊंगा कि न्यूरो लीडर को सेहतमंद होना चाहिए, इसलिए उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या खाना है, मैंने क्या चीज़ों से परहेज़ करना है और मैंने क्या खाना है। और इसीलिए ये वीडियो आज बनाई गई ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखें। रिसर्च कीजिएगा ज़रूर कीवी पर, और अगर आपको लगे कि ये वाकई ठीक है तो उसे अपनी डाइट में ज़रूर लेके आएँ। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।